नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं उदयपुर मेवाड़ से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में बस अगर देखें तो आज 29 नवंबर है और हमारे पास जो समय बचा हुआ है 30 नवंबर और उसके बाद 21 दिन, यानी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास अभी 22 दिन बचे हुए हैं। और इन 22 दिनों में मित्रों आपको प्रश्नोत्तरी से सराबोर करने वाला हूं और हमारे एक दो टॉपिक जो हैं वो आपको मुझे देने हैं, वो भी पूरे करके दे दिए जाएंगे, आप चिंता ही नहीं करें। मित्रों, जहां तक रिवीजन की बात है तो कम से कम अगर अच्छे प्रश्नों के साथ अंतिम समय में कुछ समय व्यतीत किया जाए तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी रहने वाला है। हमारे बहुत सारे मित्र ये कह रहे हैं कि सर समय कम है और पढ़ने की स्ट्रेटेजी के बारे में भी आप बताएं। तो मित्रों 22 दिन है और दो विषय, जिसमें दो पेपर, यानी एक जीके है और दूसरा क्या है आपके पास, हिंदी है। तो अब आप सोचिए, अब आप ये समझें, सोचें कि मैं बहुत विस्तार से पढ़ूंगा, इतना समय तो नहीं है। और हिंदी के सेकंड पेपर की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो 150 प्रश्न उसमें आने वाले हैं, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को। और इसमें हम ये भी मान रहे हैं कि 150 प्रश्नों में अगर हम देखें तो 60 प्रश्न के दो भाग, तो कितने हो गए मित्रों, 120 प्रश्न। और जो हमारा शिक्षण विधियों वाला पार्ट है उसमें अधिकतम 30 प्रश्न आने की संभावना है। अब यहां पर क्योंकि अलग से कोई मार्किंग जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी नहीं की गई, इसलिए हम अनुमान के आधार पर यह बता सकते हैं कि इसके 3 खंड बना रखे हैं। खंड 1 जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर है, खंड 2 स्नातक स्तर है और खंड 3 जो है शिक्षण विधियों और मूल्यांकन से संबंधित है। खंड 3 से तो अधिकतम 30 प्रश्न आएंगे, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। खंड 2 जो है वो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है मित्रों। खंड 2 में काव्य शास्त्र भी है, खंड 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास भी है और विविध रचनाएं भी हैं और कहीं न कहीं हिंदी भाषा, बोलियां, उद्भव, विकास, देवनागरी लिपि, ये सारी बातें जो हैं दूसरे खंड में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पहले खंड में आपको 40 प्रश्न मिल जाए जो व्याकरण वाला है, और हो सकता है कि दूसरे खंड को वेटेज ज्यादा दे दिया जाए और 80 प्रश्न जो है दूसरे खंड में से आपके सामने आ सकते हैं और 30 प्रश्न अधिकतम हमने तीसरे खंड से मान लिया है। इस प्रकार से अगर देखें तो 40 और 80, 120 और 30 प्रश्न कौन से, हमारे शिक्षण विधियों वाले। तो आप देखेंगे कि 150 अंकों की एक पूरी रणनीति जो है वो तैयार होती है। अब आपको जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं उनको बहुत द्रुत गति से पढ़ना होगा। उन बच्चों के साथ कुछ दिक्कत आ रही, सर बहुत गैप हो जा रहा है, इसको पढ़ते तो वो भूल जाते हैं। अब आप सोचिए, इस तरह के भाव अगर मन में ज्यादा आएंगे मित्रों तो अब प्रदर्शन का समय नजदीक है। आप ऐसे नकारात्मक भावों को अपने मन से निकालने का प्रयास करें और आप कोशिश करें कि अगर आपको प्रश्नोत्तरी ज्यादा ठीक लग रही हो तो अब कम से कम आप बहुत जल्दी में जो कंटेंट है उसको एक बार सरसरी निगाह से निकालें और आप प्रश्नोत्तरी पर भी ध्यान दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज पर ध्यान दे सकते हैं। जहां कंफ्यूजन होता है फिर से कंटेंट आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण 22 दिन हैं इसमें आप काफी कुछ अच्छा कर पाएंगे। और हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है और उसमें आपके बहुत सारे टेस्ट डाल दिए हैं, बाकी प्रोसेस में चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने उस टेस्ट सीरीज का उपयोग करना शुरू कर दिया है, तो आप भी उस टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, इस कक्षा कि जो हमारी सीरीज है वो विजय भव सीरीज है। रात्रि 9 बजे निरंतर हम इस सीरीज के अंतर्गत मिलते आ रहे थे और अब हम स्पेशली सेकंड ग्रेड कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार काम करेंगे कुछ दिन के लिए, उसके बाद आगे की बात भी हम करने वाले हैं। तो आप सभी मित्रों का, जितने भी जुड़ गए हैं उन सब का स्वागत करता हूं। कक्षा को शेयर और लाइक करना आप नहीं भूलें और हम शुरुआत करते हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ चुनिंदा प्रश्न आपके सामने हैं। आज हमारा सीरीज का यानी सेकंड ग्रेड की स्पेशल प्रश्नोत्तरी का पहला दिन है मित्रों, इसलिए आपके सामने 30 शानदार प्रश्न हैं। कल से प्रश्नों की संख्या 50 कर दी जाएगी, ऐसा मेरा प्रयास है और आप सभी अच्छे से इसमें भाग लें। आज हमारी 30वीं क्लास है मित्रों विजय भव सीरीज के अंतर्गत और हिंदी साहित्य के इतिहास की ये पहली हमारी क्लास है। इससे पहले हमने करेगा तांडव सीरीज में भी बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को करवाया।
तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी प्लेलिस्ट को मैं सेकंड ग्रेड कॉन्सेंट्रेट एक प्लेलिस्ट बना लूंगा, उसमें आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, आपको थोड़ा सहयोग मिलेगा। तो आइए मित्रों, फास्ट रिवीजन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। प्रश्न बड़े अद्भुत हैं, परीक्षाओं में आए हुए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, फिर से आपकी परीक्षाओं में छपेंगे ऐसे प्रश्न हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। कदम तो बढ़ाओ मंजिल की दिशा में, कदम तो बढ़ाओ मंजिल की दिशा में, लेकिन आत्मविश्वास से। अगर यह विश्वास ही डगमगा रहा है तो हमारे कदमों में वो मजबूती नहीं होगी जो हम चाहते हैं। इसलिए मन का विश्वास मजबूत बना रहे, आत्मा का विश्वास मजबूत बना रहे, और अभी भी हमारे पास 22 दिन बाकी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और 22 दिनों में हम चाहें वैसा कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को कंसंट्रेट करें और अब कोशिश करें कि अन्य कामों में अगर कहीं आप इधर उधर जा रहे थे तो उन कामों को थोड़ा विराम दे दे, और मान लीजिए 22 दिन के लिए हम तपस्या गृह में हैं और उस तपस्या गृह से बाहर जब काम पड़े तो निकलेंगे। बाकी हम अपनी उस ऊर्जा और ओरा को भंग नहीं करना चाहते हैं, और आप तैयारी कीजिए मित्रों, और मैं आपका सहयोग करूंगा, ऑनलाइन माध्यम से आपका सहयोग करूंगा। और मैं तो चुपचाप आपके मोबाइल में आ रहा हूं, आप तो बस थोड़ा सा समय निकाल कर देख लीजिएगा। तो आइए, जितने मित्र जुड़ चुके हैं उन सबका स्वागत कर रहा हूं। क्लास निरंतर आपको मिलने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है मित्रों, देखिएगा। पहला प्रश्न ये रहा, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है मित्रों? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप देख सकते हैं कि आपको बताना है कि यह कथन किसका है। और ये यूपी पीजीटी परीक्षा में 2021 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। तो आप देख सकते हैं, अक्सर जो कथन है मित्रों, आप ध्यान रखिएगा, कथन सब हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। अभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी बहुत सारे कथन आए जिसमें अधिकांश कथन आचार्य शुक्ल के थे। तो आप देखें, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है मित्रों? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर का संकेत आपको दे दिया है। आप सभी मित्र जल्दी से उत्तर बताएं, और इसका सही उत्तर है मित्रों बिल्कुल ए ऑप्शन, या एक जैसा भी आप लिखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रों। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो अधिकांश मित्रों के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न मित्रों आपके सामने है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। अब आपको उत्तर बताना है कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। यह भी देखिए, यूपीपीएससी जीआईसी 2021, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। इसलिए जो प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर रमाशंकर, देखिए डॉक्टर रमाशंकर है मित्रों, यहां रमाशंकर है, इसको आप जरा इस तरह से समझिएगा, ये रमाशंकर है, मैं लिख लेता हूं रमाशंकर, ठीक है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका उपनाम है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो आप बताएंगे मित्रों कि आधार काल जो है वो किसने कहा है, यह आपको बताना है, आधार काल किसने कहा है। आप सभी के उत्तर जो है वो अपेक्षित है, और कोशिश कीजिएगा धड़ाधड़ उत्तर दीजिएगा, है ना। मैं आपके कमेंट पर ध्यान दूं न दूं, आप उत्तर जरूर दीजिएगा। डॉक्टर मोहन अवस्थी मित्रों, आधार काल कहने वाले कौन है? डॉक्टर मोहन अवस्थी। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मित्रों। और आदिकाल को अगर आप देखें तो चारण काल कहने वाले कौन है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने चारण काल कहा। आरंभिक काल कहने वाले कौन है? तो मिश्र बंधु है जिन्होंने आरंभिक काल कहा। इसी तरह से बीज वपन काल किसने कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। सिद्ध एवं सामंत युग जो है वो किसने कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। तो आप सभी को बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य के इतिहास में इन कक्षाओं से मैंने बिल्कुल निशुल्क रूप से आपको रूबरू कराया है, आपको याद भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? मित्रों ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि उस भूमिका का शीर्षक क्या था।
ये भी देखिए यूपीपीएससी 2021, एलटी हिंदी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 24/7/2018 शिफ्ट सेकंड में, यानी आप देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस भूमिका का नाम क्या है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा मित्रों? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, नहीं मित्रों ये तीनों ही ठीक नहीं है। हिंदी साहित्य का विकास बिल्कुल सही है, उत्तर बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, यानी भूमिका ही इतनी बड़ी कर दी कि उसको 1940 में स्वतंत्र रूप से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना पड़ा, जिसे हमने सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ माना है। देखिए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, पुस्तक का नाम है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, के लेखक हैं यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। आपको भी इस प्रश्न पर ध्यान देना होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है मित्रों वो कौन सा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिनकॉट। फ्रेडरिक पिनकॉट के बारे में आप जानते हैं मित्रों, ये हिंदी के बड़े हितैषी विदेशी विद्वान थे जो हिंदी और भारत से बड़ा प्रेम करते थे, और समकालीन लेखकों के घर में पिनकॉट साहब का जो है पत्र जो है जरूर मिलता है कोई न कोई। और लखनऊ में आपका देहांत हुआ, आप भारत में आए हुए थे और लखनऊ में आपका देहांत हुआ। तो बताएं मित्रों, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जो है मित्रों लिखी है जॉन गिलक्राइस्ट ने। आप सभी जानते हैं 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और उसमें एक हिंदुस्तानी विभाग बनाया गया, और उसके विभागाध्यक्ष जो है मित्रों किसको नियुक्त किया गया? विभागाध्यक्ष बनाया गया जॉन गिलक्राइस्ट को। और इन्होंने जो है मित्रों 1787 ईस्वी में, मित्रों देखिएगा 1787 ईस्वी में इस ग्रंथ का निर्माण किया है। 1787 ईस्वी में इसका निर्माण किया है। बहुत बढ़िया मित्रों, आप सभी की गति और ऊर्जा बनी रहे और इसी तरह से आप उत्तर देते रहें। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? देखिए डीएसएसबी टीजीटी फीमेल शिफ्ट सेकंड आपके सामने प्रश्न आया हुआ है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं रख पाएंगे तो इन रचनाओं में कंफ्यूज हो सकते हैं। बूंदी वारिश, भारत विनय, बहुत बढ़िया भारत विनय, और तीसरा है पुष्पांजलि, और चौथा है पृथ्वी कल्प। मित्रों पृथ्वी कल्प, 4 ऑप्शन है और इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। आपके उत्तरों की प्रतीक्षा में हूं, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बहुत सारे मित्र हमारे उत्तर दे रहे हैं लेकिन अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रहे। मित्रों आपकी कक्षा के लिए पूरा जी तोड़ प्रयास किया जा रहा है ना, अकेला ही प्रयास कर रहा हूं, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं बिठाऊं और आपको सेकंड ग्रेड में बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा, लगा रहूंगा लगातार आपके लिए स्पेशली क्लासेस लाने का प्रयास करूंगा, है ना। जरूरत पड़ी तो 2-2 घंटे की कोशिश करूंगा, आपके सामने बहुत सारे प्रश्न रखूंगा। मित्रों बूंदी वारिस उनकी रचना है पद्य, भारत विनय भी उनकी एक रचना है, पुष्पांजलि भी उनकी रचना है, लेकिन पृथ्वी कल्प जो है वो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है मित्रों, है ना, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, इसलिए गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, गिरिजा कुमार माथुर की, याद रखिएगा। तो ये कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ये मिश्र बंधुओं की रचना नहीं है। नेक्स्ट मित्रों आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है मित्रों, जल्दी से बताइए। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में मित्रों कौन सा निकला? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मित्रों कब यह प्रकाशित हुआ? 1888 ईस्वी में, है ना। इस सोसाइटी की वार्षिकांक के रूप में, है ना, जो पत्रिका है विशेषांक के रूप में इस हिंदी साहित्य के इतिहास का कहीं न कहीं प्रकाशन हुआ मित्रों। और ये किसके द्वारा? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, है ना मित्रों। तो सर ग्रियर्सन के द्वारा, ग्रियर्सन, ठीक है, हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इस हिंदी साहित्य के इतिहास को संपादित किया गया, लिखा गया मित्रों। बिल्कुल क्लियर है। जिन्होंने भी ए ऑप्शन बताया, एक बताया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता मित्रों, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्य धारा
के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? उत्तर बताएं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री है मित्रों, ये है ना, हरप्रसाद शास्त्री है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची उत्तर आना चाहिए मित्रों। तो ये महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नहीं है मित्रों, शहीदुल्लाह भी नहीं है, प्रबोध चंद्र बागची भी नहीं है। ये जो हिंदी काव्य धारा लिखने वाले हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन है मित्रों। तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं, प्रश्न पर। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? यानी आदिकाल को संधिकाल भी कहा और चारणकाल भी कहा, यानी उसके भाग कर दिए, है ना, संधिकाल और चारणकाल कहा। तो ये किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। मित्रों यहां पर भी मैं रमाशंकर कर रहा हूं, ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिन्होंने आदिकाल को क्या कहा मित्रों? संधिकाल तथा चारणकाल में विभक्त किया। मित्रों ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मित्रों प्रश्न वही होते हैं, बस हमें याद है या नहीं ये महत्वपूर्ण होता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन? तो आप देखिएगा उत्तराखंड की परीक्षा में आया हुआ है, जीआईसी पीजीटी 2009 में भी आया हुआ है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले कौन है? तो याद रखिएगा, नामवरसीय नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं है, राम कुमार वर्मा भी नहीं है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। मित्रों याद रखिए, वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो यहां तक मित्रों आप सभी को समझ में आ रहा होगा और प्रश्नों के स्तर को भी आप समझें। अगर उत्तर नहीं आ रहे हैं तो हॉपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, बस जरा ध्यान रख लो, कम से कम ये प्रश्न आपके जहन में रहने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, है ना, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था किसने? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, आपको सही उत्तर देना है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नामक जो ग्रंथ है उसको प्रकाशित किसने किया था? मित्रों तो निश्चित तौर पर नागरी प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो है वो प्रकाशित किया गया। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आप जुटे हुए हैं। कक्षा के अंतिम समय तक जरूर बने रहे मित्रों, कोशिश है कम समय में आपको ज्यादा बताऊं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन है, उत्तर आपसे ही चाहता हूं मित्रों। सरल है, करते करते कई बार पक्का नहीं करते इसलिए गलती हो जाती है। आप बताएं, 4 ऑप्शन है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी, है ना, और गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो आपको बताना है कि कौन सा एग्जैक्ट है ना, और कंफ्यूजेबल भी होता है। लेकिन आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, उत्तर बताएं पहले। मैंने ट्रिक बताई थी गणेश श्याम सुखदेत, बस हमारा काम हो गया। गणेश श्याम सुखदेत, तो आप देख सकते हैं गणेश श्याम सुखदेत, ये जो है बिल्कुल हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो आप देखिए, गणेश से गणेश बिहारी मिश्र, और कृष्ण बिहारी नहीं है मित्रों, श्याम बिहारी है, ये ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना, और सुखदेव बिहारी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है मित्रों, चौथा है, वो बिल्कुल सही है मित्रों, शाबाश। चलिए, दूर दूर के बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं और पूरी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। छोटा सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। मित्रों आप बताएंगे कि रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? ये भी देखिएगा, यूके यानी उत्तराखंड परीक्षा में आया हुआ है 2020 में, यूपी पीजीटी टीजीटी में आया हुआ 2013 में। तो श्रृंगार काल, कलाकाल, अलंकृत काल, रसाल काल जो है मिश्र बंधुओं के द्वारा, आप सभी जानते हैं, मिश्र बंधु विनोद नामक एक बहुत बड़े ग्रंथ का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 5000 कवियों और लेखकों का परिचय देने का प्रयास किया गया। तो आप बताएंगे कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया मित्रों? तो बिल्कुल रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों। बहुत बढ़िया, आप सभी की ऊर्जा को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन है ना? हाँ,
सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन हैं? हमारे यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन है, आदिकाल को चारण काल और सिद्ध जो काल है वो कहने वाले कौन है ना? हाँ, संधि काल, सॉरी, संधि काल एवं चारण काल कहने वाले कौन है? और इसी तरह से आपको यह भी बताना है कि सिद्ध सामंत युग जो है वो किसने नाम दिया है? सिद्ध सामंत युग जो है वो नाम दिया है मित्रों, आप सभी के उत्तर आ ही रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन ने। बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 13 आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, है ना? सिद्ध सामंत युग जो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को कहा गया है। बहुत बढ़िया मित्रों, आपके द्वारा जिस डेडिकेशन से, अब सोचिए मित्रों, फसल पकने के हो और अगर हम उत्साह से लबरेज ना हो मित्रों तो फिर दिक्कत है। इसलिए अब 22 दिन का जो समय है उसमें तो आपको बड़ा उत्साहित होते हुए पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? यह भी उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा में 2020 में आया हुआ है मित्रों। तो आप बताएं, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अब उत्तर आप किस प्रकार से दे पाएंगे वो मैं देखना चाहता हूं मित्रों। बिल्कुल देखिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र भी नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी मित्रों, इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक जो है ग्रंथ लिखा। कब लिखा मित्रों? तो 1986 ईस्वी में आपने इस ग्रंथ की रचना की है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। प्रथम भाग का शीर्षक क्या है उसकी बात हमें करनी है। हिंदी भाषा का विकास, है ना? आपको बताना है कि प्रथम भाग का शीर्षक क्या है मित्रों। तो आप देखेंगे प्रथम भाग का जो शीर्षक है ना? हाँ, द्वितीय भाग का शीर्षक जो है वो तो हिंदी भाषा का विकास है, लेकिन प्रथम भाग का जो शीर्षक है मित्रों वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। यानी प्रथम भाग 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो प्रथम भाग जो है मित्रों उसका जो शीर्षक है वो है हिंदी साहित्य की पीठिका, याद रखिएगा। और जो दूसरा भाग है उसका जो शीर्षक है वो है हिंदी भाषा का, ये हिंदी भाषा का विकास। तो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, असंगत विकल्प चुनिए मित्रों। असंगत विकल्प चुनना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास मित्रों, बच्चन सिंह, बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वारस ने, इन्होंने भी लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है मित्रों, नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है मित्रों। यहां पर नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है, नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है, वाजपेयी की कृति है। ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल आप देखेंगे ये संगत नहीं है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है, ये बाबू श्याम सुंदर दास की कृति नहीं है। चलें आगे की तरफ बढ़े मित्रों, बहुत बढ़िया। चलिए, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? काल प्रवृत्ति का निर्णय जो है प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है मित्रों? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में भी यह प्रश्न आया हुआ है मित्रों। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आपको बताना है ना? या हजारी प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है मित्रों, तो आपको जरूर बताना है। तो यहां पर आप देखिए, काल प्रवृत्ति की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर जो सही उत्तर है मित्रों वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी मित्रों। बिल्कुल यहां पर देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता। यानी ये जो है आचार्य शुक्ल के मत का कहीं न कहीं खंडन करते हैं, और आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नामकरण किया था। ये कहीं न कहीं उसी का खंडन है कि किताबें कितनी मिल जाओ उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही ये तय किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है? ध्यान देना, क्या पूछा जा रहा है? कौन सा विवरण सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। 4 ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। कौन सा विवरण सही नहीं है?
पहले चारों को पढ़ते हैं। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। मित्रों, इसमें यह कथन बिल्कुल ठीक है ना, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। और शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों की बात की है, ये भी ठीक है। लेकिन गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के काल क्रमानुसार नहीं मित्रों, आप जानते हैं वर्णानुक्रम है ना, वर्णानुक्रम है, ठीक है। वहां तो आपने काल का ध्यान ही नहीं दिया है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने लगभग 738 कवियों के बारे में जानकारी दी है, उसमें केवल हिंदी के 72 कवि हैं। तो आप सोचिए ये जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। चले मित्रों आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, देखिए प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट के द्वारा आप मुझे जरूर बताइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए मित्रों। अभी तक लाइक की संख्या कम है क्योंकि आपका बटन की तरफ, थम्स अप की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। अरे एक लाइक कर दो मित्रों। ये तो कक्षाएं आप सभी की ऊर्जाओं को और बढ़ाने के लिए है, रिवीजन वाली क्लास है मित्रों, और आपके विशेष आग्रह पर ये कक्षाएं लाई जा रही है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम डॉक्टर मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? ठीक है मित्रों, यह उक्ति जो है किसकी है? तो आप देखिए प्रश्न हमारे सामने है कि इतिहास का इति वृत्तात्मक लेखन सब विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति जो है वो किसकी है? इतिहास का इति वृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम डॉक्टर मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है ना, मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यहां पर मित्रों ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो मित्रों यह उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। बिल्कुल आप पक्का करें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के उक्ति है यह, है ना। और साथ ही साथ परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको, जो मिश्र बंधु है, इनको परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। ये भी एक तथ्य आपको याद रखना चाहिए। ठीक है मित्रों, चलिए तो राम कुमार वर्मा बिल्कुल ठीक हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ध्यान देना है, कौन सा विवरण सही नहीं है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। ठीक बात है। इसके प्रथम 3 भाग का भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग जो है संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है मित्रों। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा विवरण जो है वो सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विवरण जो है वो सही नहीं है मित्रों। इसमें आप देखिए ये भी ठीक है, इसमें से माइनस आप 57 करोगे मित्रों तो आपको एक जो समय मिल रहा है वो 1913 ईस्वी मिल रहा है। और इसमें से भी आप अगर -57 करते हैं मित्रों, है ना, इसमें से भी आप -57 करते हैं तो आप देखेंगे 11 में तो 1934 यहाँ पर एक समय मिलता है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही कथन है। और चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी ठीक है। तो फिर यही बात है कि इसके चारों भागों में लगभग 3000 नहीं मित्रों, लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। तो ये यहाँ संगत कथन नहीं है। परीक्षा में 4 ऑप्शन पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है मित्रों, और तभी जाकर हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा मित्रों? तो आप देखिए हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, तो आपको ध्यान में रखना है किस विद्वान ने कहा है। तो यहां जो 4 ऑप्शन है उसके अनुसार सर्वप्रथम हिंदुस्तानी को हिंदी कहने वाले जॉन गिलक्राइस्ट है मित्रों। जॉन गिलक्राइस्ट जो हैं वो हिंदुस्तानी विभाग के विभागाध्यक्ष थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, इसलिए बिल्कुल यहां जो ऑप्शन है उसके अनुसार गिलक्राइस्ट ने कहा है हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं, ये देखिए यूके और केवीएस पीजीटी 2018 में आया हुआ है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में भी आया हुआ है 2017 में। तो आप देखेंगे ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। तो मित्रों
आलोचनात्मक इतिहास का जो लेखक है मित्रों वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बिल्कुल आप सभी के उत्तर भी ठीक आ रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इज द राइट आंसर मित्रों। तो तैयारी आपकी बड़े जोरों पर है और बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हुए आपको तैयारी करनी है। ये प्रश्न जो आज यहां पर आपसे हल करवाए जा रहे हैं, अगर इक्के दुक्के प्रश्न आपको नहीं भी आ रहे हो तो हॉपलेस नहीं होना है, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जहां आप हॉपलेस हुए आप समझिए कि बस सफलता से हम दूर हो रहे हैं। इसलिए हॉपलेस नहीं होंगे, हम ध्यान रखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और नहीं समझ में आए तो रट लेंगे, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। फिर देखिए मित्रों, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध कथन है मित्रों, और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 में भी आया हुआ है। आपको बताना चाहिए कि एक विद्वान ने कहा था कि इस्लाम या मुस्लिमों के द्वारा जो आक्रमण किए गए तो पराजित मानसिकता की वजह से कहीं न कहीं भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है हिंदू जनमानस में हुआ। और ये कह रहे हैं कि इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन ये नहीं आता होता तो भी भक्ति आंदोलन का आना बिल्कुल तय था। ये कहने वाले आप सभी जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा और कौन हो सकते हैं मित्रों? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल, ध्यान रखना, सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? देखिए यूजीसी नेट 2015 में, डीएसएसबी पीजीटी 24/7/2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो बताएं, सर्वप्रथम रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने नहीं, है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, राम कुमार वर्मा नहीं, ये तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। अभी हमारे सामने प्रश्न आया मित्रों, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही प्रश्न आया हुआ है। इसलिए आप प्रश्नों की बिल्कुल चिंता नहीं करते हुए जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उनको जरा पक्का कर लीजिएगा। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण, ध्यान रखना मित्रों, दूसरा संस्करण, एक तो प्रथम संस्करण है, प्रथम संस्करण है मित्रों, एक तो प्रथम संस्करण है और इस प्रथम संस्करण के दो भाग हैं मित्रों, पहला भाग और दूसरा भाग, दो भाग है। प्रथम संस्करण के दो भाग है मित्रों, पहला भाग और दूसरा भाग है। पहला भाग मित्रों 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेकिन ये प्रथम संस्करण की बात नहीं कर रहा है मित्रों, ये द्वितीय संस्करण की बात कर रहा है। और द्वितीय संस्करण जो है मित्रों वो 1871 ईस्वी में, यहां बिल्कुल सी बिल्कुल सही है, 1871 ईस्वी में द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ, है ना, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी का। बिल्कुल ठीक, आप सभी मित्र जो हैं अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी साहित्य सागर, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी सरित सागर। मित्रों बिल्कुल अभी हमने देखा ही है, हिंदी शब्द सागर के रूप में, कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका क्या हुआ था मित्रों? प्रकाशन हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना मित्रों, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। ये आया हुआ है, देखो मित्रों, डाइट पीजीटी 2014 में ये प्रश्न आपके सामने आया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपको प्रयास करना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, बिल्कुल अच्छा नाम है और आप जानते हैं 3 ग्रंथ लिखे हैं इतिहास से संबंधित। हिंदी साहित्य का आदिकाल आप ही के द्वारा लिखा गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी आप ही के द्वारा, है ना, आदिकाल की भूमिका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, शाबाश। जिन जिन मित्रों ने दिया है उन्होंने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी आप ही का ग्रंथ है और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आपने जो लिखा वो भी है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल है ना, हिंदी 1952 ईस्वी में, है ना, इस ग्रंथ की रचना की है किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वैचारिक रूप से मतभेद रखते थे। अच्छा मित्रों, आज तो आपको ये एनर्जी बूस्ट देना भूल ही गया। चलिए, याद आई गया, डिब्बा देखकर याद आया है और आप भी काजू बादाम के साथ इस कक्षा को एंजॉय करेंगे। इसलिए आप देखिए, मैं हमेशा आपको एक मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा हूं।
सर्दी की ऋतु है और दिमाग का काम है, तो फिर दिमाग की कुछ खुराक खाई लेनी चाहिए। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया है ना, प्रकाशित करवाया है? बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी को किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया है मित्रों, ध्यान रखना। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बिल्कुल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को आपने क्या किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से आपने इसका क्या किया है, अनुवाद किया है और प्रकाशित किया है। किसने? किशोरीलाल गुप्त ने। प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, और आपके साथ मेरे भी काजू खाने का, बादाम खाने का बराबर एक रूटीन जम गया है, आप भी खाइए। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? देखिए प्रश्न कितना जोरदार है। 4 में से आपको बताना है कि किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। देखो, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2011, यूजीसी नेट दिसंबर 2007 में ये आया हुआ प्रश्न है। अब आपको बताना है कि किसने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ध्यान देना, नहीं लिखा है। अब आप उत्तर दीजिए, और आपके उत्तर जो हैं बड़े है ना धारदार होने चाहिए और कंफ्यूजन भरपूर होगा इस प्रश्न में। अक्सर लोग जाएंगे कि भाई राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारस ने। तो मित्रों, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारस ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 किताबें लिखी, अभी हमने देखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जो है मित्रों, इन्होंने इतिहास नहीं लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास का इन्होंने संपादन जरूर किया ग्रंथ का। हम पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये संपादक है मित्रों, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज का 29वां प्रश्न आपने पूरा कर लिया सकुशल, और आज का 30वां प्रश्न आपके सामने है, और आप बताएंगे कि ये कक्षाएं कितनी अच्छी आपको लग रही है, और ये कंटिन्यू आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। अभी हमने 1 बजे वाली क्लास को वाइंड अप करके उसको 9 बजे वाली क्लास में शिफ्ट कर दिया है, और जैसे ही बीच में कुछ होता है मैं कुछ टॉपिक्स वगैरह लेकर आऊंगा। जैसे ही कुछ लगता है तो 1 बजे आपको फ्लैश कर देंगे, चिंता नहीं करें मित्रों, ठीक है। तो आप देखिए, हिंदी इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है वो कौन सी? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाज शास्त्रीय पद्धति। आप बताइए इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो मित्रों 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि पद्धति कौन सी है। आप सभी के कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं, उत्तर जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ कम समय में आपको 30 प्रश्न करवाने का प्रयास किया है। कल प्रश्नों की संख्या को 50 भी कर सकते हैं, चिंता नहीं करें। लगा तो मैं 100 प्रश्न भी आपके सामने लाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा एक एक काल को, फिर आपकी रचनाओं को, सबको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। केवल और केवल अभी 2nd ग्रेड कॉन्सेंट्रेट क्लास लेकर आने वाला हूं। तो मित्रों बिल्कुल विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग जो है भारत में किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और तैन जो है इस विधि के जनक माने गए हैं, है ना, तैन जो है इस विधि के जनक माने गए। तो मित्रों बिल्कुल प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर आपने दे दिया। अब आप अपने आप स्कोर शीट को देखिएगा, आपने 30 में से कितने प्रश्नों को ठीक किया है। आपका स्कोर, आपका रिपोर्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जो प्रश्न आपको आज नहीं आए हैं वो मेरे हिसाब से आपको अधिगम हो गए होंगे अच्छे से। और मित्रों ये तो मैं आपको करा ही रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास समय हो और आपको लगता हो कि ये मेरे लिए उपयोगी है, तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जिनको जानकारी नहीं है ना, ये टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2nd ग्रेड कॉन्सेंट्रेट हमारी टेस्ट सीरीज है, और इसमें जैसे ही आप टेस्ट सीरीज बाय करेंगे, परचेस करेंगे, केवल आपको 199 रुपए में ये उपलब्ध कराई जा रही है, जो हमारी टाइपिंग कॉस्ट है। मित्रों हमारी टेस्ट सीरीज को कोई 2 लाख 4 लाख बच्चे नहीं खरीद रहे हैं, हमारे कम बच्चे हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें केवल टाइपिंग खर्चा मिल जाए, हमारा सर्वर कॉस्ट वगैरह निकल जाए, बस दैट्स ऑल। आपको टेस्ट सीरीज हम देने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में कहीं पर भी कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि संभव हो सकती है, कहीं आपको लगे तो आप जरूर, आपको नंबर दे रखे हैं 9414248843 के ऊपर आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। मैं उसको देखकर यथासंभव टीम के द्वारा उसको ठीक करवा दूंगा,
है ना मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आज की कक्षा में आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। घबराएंगे नहीं, 22 दिन हमारे हैं, आर या पार की लड़ाई हम लड़ने वाले हैं और इस बार जीतेंगे जरूर। ये 2022 जाते जाते हमको बहुत कुछ देकर जाएगा। 2023 स्वर्णिम इतिहास के रूप में, स्वर्णिम भविष्य के रूप में आपके समक्ष होगा। 2022 को हम अपना बना ही लेंगे, आप घबराएं नहीं, बस साथ दीजिएगा, थोड़ा समय मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।